ऑल इंडिया रैंक 139 के साथ सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो कि बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है, अपने जॉब के साथ साथ एसएससी जेई के प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करा। मैं चयन बैच में एनरोल हुआ सीबीटी 2 के लिए, जो कि अच्छा, चयन बैच में। फिजिक्स वाला की बहुत मदद हुई उसके लिए। चयन बैच जो हमारे लिए प्री वालों के लिए उन्होंने जो ऑफर अच्छे से खास उनका ऑफर था, तो वो ऑफर यस, की वजह से बहुत मदद हुई। क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट, क्योंकि देखो बच्चे टेस्ट देने से डरते हैं, उसको कैसे मैनेज किया इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। टेस्ट को देना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें ही पता चलेगा कि कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट का एरिया जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, और तब तक आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है एसएससी जेई 2024 का रिजल्ट आ चुका है और आपको बहुत सारे टॉपर्स से मिलने का मौका मिल रहा है। सबका स्ट्रैटेजी अलग अलग, सबका रैंक अलग अलग, सबका मेहनत अलग अलग, सबका स्ट्रगल अलग अलग। और आज आपको उसी में से एक शख्स, जिन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद, जॉब के साथ साथ अपने प्रिपरेशन को मैनेज करने के बाद, इन्होंने एसएससी जेई 2024 में, जिसमें कि इतना हाई कट ऑफ गया है, उसके अंदर इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 139 के साथ सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो कि बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है। अगर कोई स्टूडेंट एसएससी जेई एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहता है तो सबसे पहला ड्रीम, सबसे पहला जो चीज माइंड में आता है वो आता है सीपीडब्ल्यूडी। यस, इस बच्चे ने सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हासिल किया है। तो मिलाते हैं और उसी से पूछते हैं उसके जर्नी के बारे में। तो ये जो सुनील, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन आपको और आपके परिवार को, पूरी इंजीनियर्स वाला टीम की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर। मैंने 2021 में मैं पास आउट हुआ बीटेक, नांदेड़ से किया मैंने, महाराष्ट्र से। उसके बाद टाटा में जॉब की मैंने, कुछ 8-9 महीने तक की जॉब। उसके बाद सर मैंने पीएसयूज का मेनली टेक्निकल एग्जाम्स पे फोकस कर रहा था। उसमें एसएससी जेई भी था, जिसमें कि सीपीडब्ल्यूडी एक ड्रीम डिपार्टमेंट माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसके पैरेलली प्रिपेयर करना चाहता था। तो मैंने पहले गेट की तैयारी करना स्टार्ट की थी, बट गेट में मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। 2023 में मैं क्रैक नहीं कर पाया था। तब भी मेरा पैरेलली फिर मैंने एसएससी जेई को भी टारगेट बनाया, क्योंकि वो एक प्रेस्टिजियस एग्जाम है, और उसमें सीपीडब्ल्यूडी मिलना बहुत ही मतलब एक लक, ये फॉर्च्यून की बात है कि बहुत खुशी होती है वो डिपार्टमेंट मिलेगा तो। बिल्कुल तो बिल्कुल, इसके हर लिए बच्चों मैंने, का ड्रीम होता है सीपीडब्ल्यूडी, इसीलिए। यस सर। तो उसके साथ ही मैंने रखा उसको, एसएस जेई को भी रखा। बट 23 के फेल होने के बाद थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था, और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मतलब जॉब छोड़ के मैं तैयारी कर रहा था, और तब भी प्रिपेयर नहीं कर पाया मैं ठीक से। तो थोड़ा डिमोटिवेशन आया, बट उसमें थोड़ा मेरा एक हॉबी था, टीचिंग मेरी हॉबी है। तो अच्छा। मैंने फिर टीचिंग को अपनाया, और साथ साथ में टीचिंग करना स्टार्ट किया। मैंने पुणे में टीचिंग की साथ साथ में, और प्रिपरेशन भी की थी। तो 23 में मैंने फॉर्म भरा था, बट एचएएल का मैंने रिटर्न क्रैक किया था, और उसमें इंटरव्यू था डिजाइन इंजीनियर के अच्छा। लिए। तो वो ओके। क्लैश कर गया, इसलिए मैं नहीं कर पाया उस अच्छा, मतलब 2023 एसएससी के का जेई का डेट और एचसीएल का इंटरव्यू दोनों एक ही दिन हो गया था, क्लैश इंटरव्यू कर था। गया था। हाँ सर। तो ओके ओके। इसीलिए मैं नहीं कर पाया वो, उस 2023 का नहीं दे पाया। अच्छा, एसएससी तो जेई एग्जाम नहीं दे पाए, एचसीएल का इंटरव्यू में चले गए आप। एचएएल का इंटरव्यू चला गया था, बट एचएएल में भी नहीं हो पाया। ओके रिटर्न ओके, तो सॉरी। निकल गया था, बट सर इंटरव्यू में नहीं हुआ। फिर मैंने ओके। थोड़ा सा मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया वहां से। तो मैंने फिर आगे गेट 2024 दिया, तो वहां पे मेरा क्रैक हो गया था। तब भी मैंने एसएससी जेई को भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो भी एक प्रेस्टिजियस एग्जाम है। तो उसके साथ में फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, 24 में फिर से स्टार्ट किया था, बीच में छूट गया था मेरा। ओके। जैसे ही एचएएल वगैरह आए थे, पीएसयू उसका चल रहा था, दोनों मैनेज करा, थोड़ा हार्ड हो रहा था, क्योंकि उसका थोड़ा पैटर्न न्यूमेरिकल बेस होता है, और अपना बिल्कुल एसएससी जेई का थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट्स अलग होते थे, थोड़े से गेट से अलग बिल्कुल। होते हैं। तो तो ये बताइए, यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपके जैसे कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, और जब बच्चे जॉब करते हैं ना तो उनके माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, और सिंपल सी बात है, जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन को मैनेज करना थोड़ा सा तो हैक्टिक होता है, क्योंकि कहीं पे भी आप काम करते हो तो वहां पे जब काम करने जाते हो तो आपको थोड़ा सा थकान हो ही जाती है। उसके साथ साथ फिर पढ़ाई करना है, उतना आपका माइंड उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो आपने जॉब के साथ साथ एसएससी जेई के प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करा, इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। तो मैं जब मतलब टीचिंग चल रहा था मेरा, और उसके पहले टाटा में था, बट उसके बाद टीचिंग जो चल रहा था, उसमें सर मैं मतलब इंटरेस्ट लेके कर रहा था। और रात में जैसे जितना भी टाइम मिलता है मुझे, और सुबह जितना भी मिलता है, बाद में बीच में टाइम में भी जो भी जॉब का है चलेगा, बट जितना भी टाइम मिलेगा हमें ठीक से और अच्छे से यूटिलाइज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है उसमें। वो ओके। टाइम बस पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई के लिए है, सेपरेट टाइम निकालना है। उसमें फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हाँ, आपको बात करनी है किसी से, या फिर कुछ भी हो अलग,
तो उसके लिए सेपरेट टाइम निकाला जाएगा। बट अगर एग्जाम बैठ गए एक बार स्टडी के लिए, तो बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तब बिल्कुल फिर बिल्कुल। आपका स्टडी 2 घंटा हो या 1 घंटा हो, वो एकदम प्रोडक्टिव होगी। तो उस टाइम पे टाइम मायने नहीं रखेगा, और आपका मतलब कितना प्रोडक्टिव कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आपको भले एग्जैक्टली ही टाइम कम मिले। हाँ। यस बिल्कुल, जैसा आपने बताया ना, ये जो प्रोडक्टिव टाइम होता है ना, देखो जनरली आजकल क्या हो गया ना, हम इतना डिजिटल डिवाइसेस से घिरे हुए हैं ना, कहीं ना कहीं जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल में किसी का मैसेज आ जाता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे। तो देखो बेटा, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, जैसा कि बता रहे हैं सुनील भी बता रहे हैं, जो आपको प्रोडक्टिव काम करना है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस होकर के बाकी सारी चीजों को साइड कर दीजिए, और थोड़ा सा देखो मैनेज करना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि आपको पता है जॉब के साथ साथ चीजें कर रहे हैं, तो आपके पास इतना ही टाइम स्लॉट बचा है, इसी में आपको चीजों को बेहतर से बेहतर करना है। अब दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा सुनील, जो आपने जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करा, तो इंजेंस वाला टीम के साथ आपका मुलाकात कब हुई थी, और किस तरीके से आपने इंजेंस वाला टीम से मिला और फिर वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट करा आपने? यूट्यूब पे तो फॉलो किया है पहले से ही। उसके अच्छा बाद अच्छा। मैंने फिर इंजीनियर्स वाला में आप जब आए उसके बाद में भी एसएससी जेई के प्रिपरेशन के टाइम, और फिर उसके बाद में चयन बैच में एनरोल हुआ CBT 2 के लिए, जो कि अच्छा, चयन बैच में। फिजिक्स वाला की बहुत मदद हुई उसके लिए। चयन बैच जो हमारे लिए प्री वालों के लिए उन्होंने जो ऑफर अच्छे से, खास उनका ऑफर था, तो वो ऑफर यस। की वजह से बहुत मदद हुई, बहुत लोगों को अच्छा, मदद हुई उस। मतलब देखो हम लोग ऑफर लेके आते रहते हैं ना, ये यही ऑफर रहता है, जो बच्चे मतलब सच में करना चाहते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करे, उसको हेल्पफुल हो, और डेफिनेटली अगर आप इसको एज अ सपोर्ट यूज करे थे, जैसे कि सुनील ने बताया, जो ऑफर आया, सपोर्ट मिला, और इसके बाद देखो चीजें तो करनी पड़ेगी आपको, इस बात को तो आप ध्यान रखिएगा। तो जब CBT 2 बैच में आपने इनरोल किया, उसके बाद अपने प्रिपरेशन को आपने कैसे मैनेज करा? क्योंकि हम लोग देखो CBT 2 बैच में जनरली हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया वहां पे बहुत सारे, फिर वहां पे टेस्ट भी कराते थे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट, क्योंकि देखो बच्चे टेस्ट देने से डरते हैं, उसको कैसे मैनेज किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए अपने जूनियर्स को, या आने वाले जो आपके जूनियर है वो किस कैसे मैनेज करेंगे इन सारी चीजों को? सर टेस्ट ही है जो कि मतलब हमें एक ग्राउंड रियलिटी दिखाएगी कि हम कहाँ यस। पे अभी कहाँ पे है, ये दिखाएगी हमें। तो टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अगर टेस्ट से डरेंगे तो फिर मतलब अगर मेन एग्जाम, वो गलती मेन एग्जाम में अगर हुई, तो फिर पूरा लॉस है, अपना ईयर पूरा लॉस्ट है। तो एग्जैक्टली। चाहे वो गलती इधर ही हो जाए, जो होना है हो, और टेस्ट तो देना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें ही पता चलेगा कि कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट का एरिया जब तक पता नहीं चलेगा, तब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे, और तब तक आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता। तो आपको पैरेलली लेक्चर्स के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ देखना है कि जो आपने सीखा है वो डायरेक्टली आप अप्लाई कर भी पा रहे हो या नहीं, और स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कैसे राउंड। जैसे कि मैं जो एग्जाम में अप्लाई करता हूँ, मतलब 3 राउंड या 2 राउंड मेथड, जैसे भी अच्छा हो पाए आपसे। तो वो एक स्ट्रेटेजी, मतलब किस स्ट्रेटेजी से जाना चाहते हैं, एग्जाम में कैसे करोगे, स्ट्रेटेजी आपको टेस्ट सीरीज में लगा के देखनी पड़ेगी, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको सूट कर रही है। तो वो एग्जाम में ही, मतलब मॉक में ही आपको पता चलेगा एग्जाम में एग्जैक्टली। कौन सी स्ट्रेटेजी आपको सूट कर रही है, आप किस स्ट्रेटेजी से आप कंफर्टेबल हो। तो वही है सर। बिल्कुल, ये चीजें हो गई। अब देखो, जब भी कोई SSC जेई का एस्पिरेंट होगा ना, तो SSC जेई CBT 1 का अगर मैं बात करूँ ना, तो उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट भी आते हैं, नॉन टेक सब्जेक्ट भी आते हैं। तो ये थोड़ा सा नॉन टेक वाला पार्ट ना कहीं इंजीनियर्स के माइंड में जो है ना, थोड़ा सा परेशानी तो क्रिएट करता है। तो उसको जो ये टेक्निकल और नॉन टेक वाला जो पार्ट है, और आपने पहले ही बताया, जो मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा था, साथ में आपने जॉब भी करा है, तो उसके साथ साथ ये सारी चीजें, मतलब जो टेक्निकल और नॉन टेक के बीच का जो ये दूरी है, यस, इसको आपने कैसे मैनेज करा, इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए बच्चों को। सर नॉन टेक मुझे तो मतलब पहले थोड़ा बहुत ही हार्ड लगा, उसके लिए अब कैसे करूँ सोच रहा था बहुत ही, या फिर कैसे होगा उसकी, उसी का डर था सर, क्योंकि इंजीनियर्स को सिर्फ नॉन टेक का डर होता है, क्योंकि एग्जैक्टली। पूरा रिलेशन टूट गया था। यस। तो कैसे करे वो लग रहा था। बट मैंने यूट्यूब से जितनी मदद मिली है मुझे, और कुछ बुक्स की ज्यादा तो जरूरत नहीं पड़ी है, और क्योंकि उसमें उतना टाइम भी नहीं था नॉन टेक के लिए देने के लिए, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि पैरेलली बहुत सारी चीजें चल रही थी। जैसे कि प्री चल रहा था, उसमें ही मेरे इंटरव्यूज चल रहे थे, NPCL था, और बाकी भी PSUs के इंटरव्यूज चल रहे थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बीच में टाइम तो ज्यादा नहीं था, बट यूट्यूब से जितना मिल सकता है वो मैंने यूट्यूब से किया। बाकी भी एग्जाम्स की, आप नॉन टेक के लिए आप दूसरे भी एग्जाम्स देख सकते हो, जैसे कि CGLs के मैंने कुछ ये किए, मतलब जो भी मैराथन्स होते हैं उसके देखे, या फिर आप इंजीनियर्स वाला पे जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो भी कंज्यूम किया था। और जहां जरूरत पड़ रही है थोड़ा सा, जो भी आर्टिकल्स वगैरह है, मैंने तो मतलब पोस्टर्स लगाए मेरे फॉर्मूलाज के, और उसके बीच में आर्टिकल्स के स्टिकी नोट्स लगाए थे। ओके। मतलब
इसके टेक्निकल के साथ साथ वो भी पढ़ा जाए आपका, और एकदम से हाईलाइट करने के लिए अच्छे से आप अगर थोड़ा सा ठीक से बनाएंगे तो आपको वो अच्छा भी लगना लगेगा। तो मैंने स्टिकी नोट्स के फॉर्म में पूरे आर्टिकल्स लगाए थे। यस, नॉन टेक का इस तरह से किया था। बिल्कुल। तो अब ये जैसे स्टिकी नोट बताया ना, तो बच्चे थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स का फैशन चल गया है। तो क्या हाँ, आपने प्रिपरेशन के दौरान जो टेक्निकल साथ में नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट था, क्या आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाया था? क्या शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन किया था, या शॉर्ट नोट्स आपने बनाया था तो किस तरीके से बनाया था? थोड़ा इसके बारे में भी गाइड कीजिए बच्चों को। तो नॉन टेक में सच मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं थे, थोड़ा लूसेंट का थोड़ा सा मैंने लिया था, रेफरेंस लिया था। और बाकी सर मतलब पीडीएफ जो भी मिलेंगे पीडीएफ से ही मैंने उसका स्टडी किया था, जहाँ से भी अच्छा, मैं मिलेगा उसका स्टडी। तो मैंने तो अच्छा। नॉन टेक के लिए तो नहीं बनाया, बट मेरे पास टेक के लिए था, शॉर्ट नोट्स वगैरह थे वो जरूरी थे। तो टेक्निकल में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे? मतलब अपने जूनियर्स को क्या कैसे सजेस्ट करना चाहेंगे, किस तरीके का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, क्या चीजें आप इंक्लूड करते थे उसमें? थोड़ा उसके बारे में भी गाइड कीजिए आप थोड़ा। शॉर्ट नोट्स में मेनली फॉर्मूलाज होंगे, और जो भी डेटा एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो भी डेटा, बहुत सारे डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो भी आपको डेटा इंपॉर्टेंट लगे, या फिर जो भी लेक्चर में बताया जा रहा है कोई नया डेटा, या फिर टेस्ट सीरीज में आपको नया पता चला है कुछ, तो वो सब नोट डाउन करना है उसमें, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, और फॉर्मूलाज रहेंगे उसमें। और जिस टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसमें आपकी लैंग्वेज में लिखिए कि किस तरह से आपको, मतलब किस तरह से वो उस टाइम पे आपने समझा, क्योंकि अगर एक चीज बार बार भूल रहे हैं आप, तो आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उस लैंग्वेज में लिख दीजिए वहाँ, आपका जो भी मदर टंग में लिखना है उस लैंग्वेज में लिख दीजिए, ताकि वो बार बार ना भूले, और जब भी आओ आपको एक्सप्लेनेशन मिले उसका। बाकी शॉर्ट नोट्स में पूरा शॉर्ट रहेगा, बट जहां जहां नहीं समझ में आ रहा है, या फिर जो चीज बार बार भूल रहे हैं हम, तो उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख दें उस तरह से। फॉर्मूलाज यस, रहेंगे, कुछ डेटाबेस क्वेश्चन रहेंगे, स्टेटमेंट्स रहेंगे। बिल्कुल सही बताया आपने, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात, ड्रीम डिपार्टमेंट है आपका, आप भी देख पा रहे होंगे। तो जब ये रिजल्ट आया, देखो बीच में थोड़ा सा रिजल्ट को लेकर के डिले कर रहा था एसएससी। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें भी चल रही थी जो एसएससी में क्या हो गया, क्यों इतना डिले हो रहा है। पिछली बार तो 1 महीना में दे दिया था रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। इस बार तो 3 महीना होने वाला है, तो फिर भी नहीं आया है रिजल्ट। लगभग 75-80 दिन हो गया था CBT 2 एग्जाम का। तो जब ये रिजल्ट आया, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जब रिजल्ट आपने देखा, तो किसके साथ आपने शेयर किया था और क्या इंप्रेशन था? थोड़ा इसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा आप। रिजल्ट आया था तब थोड़ा मैं मीटिंग में था, फिर मुझे तो जस्ट मीटिंग होने के बाद पता चला कि रिजल्ट आउट हुआ है, वो भी दोस्तों से पता चला कि रिजल्ट अच्छा, आउट हुआ है बोल रहे थे। तब मैंने फटा मतलब जल्दी जल्दी से चेक किया, लिस्ट चेक किया, मेरा नाम सर्च किया, कंफर्म भी किया, मैंने इस बात के लिए कंफर्म भी किया कि सीपीडब्ल्यूडी मिला है। तो कंफर्म करने के बाद फिर पता चला कि हाँ मिला है, तो फिर मैंने फैमिली के साथ शेयर किया, कुछ जो दोस्त थे जो कि मेरे मतलब कॉलेज से अभी तक कनेक्ट है, एक दो अच्छा। दोस्त है, मेरा मतलब बड़ा सर्कल भी नहीं था, बट एक दो दोस्त है जो कि बहुत पहले से ही कनेक्टेड है, तो वो थ्रू आउट द मतलब मेरी जर्नी में साथ दिया उन्होंने। जब भी मेरा ब्रेक डाउन हुआ, मैं उस टाइम पे भी साथ दिया। तो बहुत बढ़िया, उनको शेयर किया पहले, और फैमिली को पहले शेयर किया, फिर बाद में उनके साथ भी शेयर किया मैंने। बहुत बेहतरीन। तो ये था रिजल्ट का एक्सपीरियंस। अब लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने बताया 2021 में मैंने पास आउट हो गया, इसके बाद मैंने जॉब करा, फिर आपने जॉब छोड़ करके फिर आपने प्रिपरेशन करा, आपने टीचिंग भी करी। यस, और जैसा कि आपसे डिस्कस हुआ था, अभी भी आप ऑलरेडी जॉब में हैं। यस, और इसके बाद आपने ये प्रिपरेशन करके आपने इतना अच्छा रैंक निकाला है। तो कोई तो एक ऐसा इंसान होगा आपके जिंदगी में जो कंसिस्टेंटली आपको हमेशा गाइड करता होगा, हमेशा आप पे ट्रस्ट दिलाता होगा, हमेशा आप पे भरोसा होता होगा उनको, जो नहीं भाई करो, तुम अच्छा कर ले जाओगे। ये कौन इंसान है आपके जिंदगी का वो इंसान? इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। सर मेरे घर में मतलब मोटिवेशन की तो कमी नहीं है सर, कि उनके वर्क को देख के ही मैं मोटिवेट हुआ हूँ। जैसे जी। कि अभी मैं जब 3 साल का था सर, तब मेरे फादर की डेथ हुई थी। तो ओह। तब से मदर ने ही पूरा, मतलब हम तीन लोग हैं सर, दो भाई हैं हम और एक अच्छा, बहन है। 3 लोग हैं, तो तीनों लोगों का मतलब ग्रेजुएशन तक, मेरा इंजीनियरिंग और वो दोनों का ग्रेजुएशन तक का। अच्छा। एक अकेली लेडीज जो ठीक से पढ़ लिख भी नहीं सकती, उसको पढ़ाई भी नहीं आता, तब भी उन्होंने मेहनत से हमको पढ़ाया तीनों को। और बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों का भी ग्रेजुएशन हुआ, मेरा इंजीनियरिंग करवाया। उनका एक ही बोलना था, मुझे पढ़ाई का पता नहीं, बट आप जो भी कर रहे हो ईमानदारी से करना, और देखिए मेहनत जो भी आपको जरूरत पड़ेगी वो मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेहनत करने के लिए रेडी रहो। तो सर वो उनका मतलब मदर का जो
जो मेहनत करने का जुनून है और हमारा मतलब पढ़ाई देने का मतलब हमें अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए जो मेहनत है, वो देख के सर इतना मोटिवेशन बढ़ जाता है कि मतलब कभी टाइम वेस्ट करने का मन ही नहीं किया। और बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ब्रदर का भी सर, ब्रदर ने कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने उनका एजुकेशन को पीछे रखते हुए हमारे दोनों को, बहन और मेरे एजुकेशन को सामने रखा और हर बार गाइड किया सर। वो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, बट तब भी उन्होंने मतलब थ्रू आउट द जर्नी मेरे पूरा विश्वास रखा। आपको जॉब छोड़नी है छोड़ दो, आपके आपको मतलब आपको कुछ अच्छा करना है कर लीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा, घर का मैं बिल्कुल देख लूंगा। जॉब में था, आसान नहीं था सर, कि कोरोना पीरियड था। उस पीरियड में कि जॉब छोड़कर मतलब घर वाले परमिशन भी दे दे कि उसके लिए, बट उन्होंने बोला एक, हाँ एक बार मैंने बोल दिया कि हाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, प्रिपेयर करना चाहता हूँ और अच्छा करना चाहता हूँ। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि क्यों और क्यों अभी ने मत छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं बोला। डायरेक्टली छोड़ दो बोला, मैं संभाल लूंगा। बिल्कुल। तो घर मतलब में आपके इतना सपोर्ट था। आपके जो आपके भाई थे, आपके मम्मी, आपकी जो सिस्टर वगैरह है, वो यस कॉन्स्टेंटली आपको सपोर्ट किया और पिलर की तरह आपके पे जो स्ट्रगल है उसमें खड़े रहे हैं, तभी जाके आज आपने इस सब का रिजल्ट जो दिया है ना, वो काबिलिए सर। तारीफ है। हमारी पूरी इंडियंस वाला टीम की तरफ से अपने मम्मी को भी, भाई को भी, और जो सिस्टर और वगैरह ऐड है, उन करना सबको चाहूंगा सर। सर कॉन्ग्रेचुलेसन बोलिएगा। हाँ बताइए। टीचर्स को भी सर, टीचर्स भी मैं भूल गया, क्योंकि टीचर्स ने भी थ्रू आउट द जर्नी अभी तक सर, मतलब बचपन से भी मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। भले ही मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, बट उनका जो मतलब काइंडनेस था मेरे थ्रू, मतलब फाइनेंशियली हम उतने भी स्टेबल नहीं थे उस टाइम पे। इवन 1000 फीस, जो भी छोटी फीस होगी वो भी भरने के लिए उतना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। बट तब भी उन्होंने मुझे बैक किया और मेरी काबिलियत देखी और मुझ पर भरोसा किया। और उन्होंने फाइनेंशियली जो भी उनसे हो सकता है उन्होंने सपोर्ट किया। और सर वहां से लेकर अभी तक सर इंजीनियर्स वाला ने भी जो भी फीस में और जो भी ऑफर्स लेके आए हैं, हर बार स्टूडेंट के हित में ही उन्होंने काम किया है। तो उसके लिए भी सर मैं आपका धन्यवाद चाहता हूँ कि बहुत धन्यवाद बोलता, बिल्कुल दिल से बिल्कुल, हम लोग धन्यवाद तो बोलता करते हूँ ही सर। रहते हैं बिल्कुल। और आपकी मेहनत है और काबिलिय तारीफ है, ये मेहनत बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करेगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। जी सर। जो आने वाले बच्चे हैं जो इस बार एसएससी जेई 2025 का तैयारी कर रहे हैं, या वैसा स्टूडेंट जो आपके साथ वाले थे जिनका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हुआ, उसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा, अभी जो सिचुएशन है ना, थोड़ा सा उनके लिए लग रहा होगा सारी चीजें खत्म हो गया, और जो आने वाले बच्चे हैं उसको इतना हाई कटअप को देख करके डर लग रहा है, जो सर कैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो इसके बारे में आपका मैसेज क्या रहेगा, बताइएगा डेफिनेटली। सर इस पॉइंट से मैं भी गुजर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब क्या फीलिंग होती है वो। ऐसा लगता है कि सब छोड़ दिया जाए, कि सब बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। बट सर वहां पे भी हमें अगर थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए खुद को, कि हम किस लेवल से किस लेवल तक आए, क्या प्रोग्रेस था हमारा पीछे। डेफिनेटली अगर प्रोग्रेस दिख रहा है हमें, अच्छे से थोड़ा भी हमने चेंज किया है, तो बस वो मैटर ऑफ टाइम है। या फिर उस दिन अच्छा नहीं था, वो डे अच्छा नहीं होगा, या फिर किसी ना किसी कारणवश हमारा रह गया है वहां पे। एग्जैक्टली। तो वहां पर हम उस एक दिन की वजह से हम पूरा हमें दोष नहीं दे सकते। मेरे भी दिमाग में वो विचार आया था कि मैं शायद टेक्निकल के लिए फिट ही नहीं हूँ, मतलब टेक्निकल मुझसे नहीं होगा, ऐसा भी लग रहा था। बट सर उसके बाद में थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर किया हूँ, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए दिया, हॉबीज की तरह गया। और थोड़ा मतलब टीचिंग मेरा हॉबी था, तो थोड़ा उसको अपनाया। और उसके साथ में कॉन्फिडेंस लेके धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। तो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, आप खुद एनालाइज कर सकते हो आपका प्रोग्रेस क्या था, और उसके हिसाब से डेफिनेटली आपका प्रोग्रेस दिखेगा आपको। और उसके हिसाब से आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि गिव बहुत अप बढ़िया। मतलब आप कर, कर दिए हो अभी तक और बीच में ही आप गिव अप कर रहे हो, तो वो ऑप्शन नहीं था। क्योंकि टीचर्स भी अपने साथ होते हैं, तो उनसे फिर से गाइडेंस ले सकते हैं वो। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हैं। जहां भी आपको लगेगा ऐसा लो पॉइंट लगेगा, जहां पे लो फील कर रहे हैं, तब आपसे डिस्कस कर सकते हैं। क्यों, मुझे पता है सर, आपने थ्रू आउट द जर्नी बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट को मदद की इस सिचुएशन में भी। और आपका मोटिवेशन सर, मोटिवेशन तो रहता ही है, क्लास में भी मोटिवेशन रहता है सर। बिल्कुल तो वो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। तो वो ले सकते हैं स्टूडेंट्स।
बिल्कुल। तो देखो, अब तो देखो हम लोग तो सबको गाइड करते हैं और वही गाइडेंस की वजह से आप इतना अच्छा रिजल्ट दिए हैं। लेकिन अब देखो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जितने भी आने वाले जूनियर्स हैं जो कि एसएससी जेई क्रैक करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, उसको आपको भी गाइड करना है हमारे साथ मिलके, हमारे जी पूरी सर। इंजस वाला टीम के साथ मिल करके आप भी गाइड करोगे, हम लोग भी डेफिनेटली गाइड करेंगे। और डेफिनेटली जो बच्चे सोच रहे हैं ना नेक्स्ट ईयर एसएससी जेई को क्रैक करना, डेफिनेटली आप क्रैक करोगे। बस अपना स्ट्रैटेजी सही रखिएगा, जैसे कि बताया सुनील ने सारी बातें, जी सर। उन सारी बातों को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा और डेफिनेटली उसको धीरे धीरे एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। डेफिनेटली आप भी नेक्स्ट रैंकर बन सकते हैं। तो ये था ओवरऑल जर्नी सुनील का। मुझे लगता है ये काफी ज्यादा बच्चों को इंस्पायर करेगा और आपका जो ड्रीम डिपार्टमेंट है ना सीपीडब्ल्यूडी, डेफिनेटली आप डेफिनेटली हासिल करोगे। आप मेहनत करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे ही टॉपर्स के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ किसी और सेशन में। थैंक यू सो मच।